हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है क्लास 11th का सिलेबस फिजिक्स पहला चैप्टर क्या है यहाँ पर? फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत इसको कहते हैं, है ना। क्लास 11th में मतलब कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट उसमें दिए रहते हैं, जैसे हमारा जो साइंस की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें रहता है जनरली। तो जैसे यहाँ पर हम पहला चैप्टर जो देखेंगे फिजिक्स का, ये कुछ जनरल बातें, बहुत ही कॉमन बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। बहुत सारी जो शुरुआती चीज़ें यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड वो सब इसमें हम देखेंगे, है ना। एक्चुअली यहाँ पर जो फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे आया है, विज्ञान है वो कैसे आया, कैसे ये अस्तित्व में आया, फिजिक्स के क्या क्या और ब्रांचेस होते हैं, क्या क्या और शाखाएँ होती हैं फिजिक्स का, जो साइंस के और अदर जो विषय होते हैं। साइंस में जैसे और भी विषय होते हैं, केमिस्ट्री होता है, आपका रसायन होता है ना। मैथ्स को भी साइंस ही माना जाता है, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स है, खगोल विज्ञान है, तो बहुत सारे विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो उनके साथ क्या रिलेशन होता है फिजिक्स का, ये भी इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, वो सब भी हम देखेंगे। तो ये चैप्टर है बेसिक फंडामेंटल पर आधारित है। फंडामेंटल मतलब जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो जिसे जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा हमें फिजिक्स का ज्ञान हमको अच्छे से नहीं मिलेगा, या फिजिक्स थोड़ा सा अधूरा टाइप होगा यदि इन बातों को हम नहीं जानेंगे तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत है ना, ये हमारा पूरा जो विश्व है जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऐसे सामग्री आजकल हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से फिजिक्स से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कोई आविष्कार नहीं है जो फिजिक्स के सिद्धांतों के बिना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम भौतिक जगत, ये हमारा चैप्टर है, इसका पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान क्या होता है ना। विज्ञान है ना, विज्ञान की बात करें तो इसको हिंदी में विज्ञान और इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। तो एक्चुअली यहाँ पर ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जिसका नाम है सेंटिया, है ना। लैटिन वर्ड सेंटिया जिसका अर्थ होता है टू नो, जिसका मतलब होता है जानना। तो इस प्रकार विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, या विज्ञान से हम किसी वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। विज्ञान है वो हमें जानने की क्षमता या जानने की शक्ति उपलब्ध कराता है ना। जैसे कोई भी मतलब किसी भी मटेरियल के बारे में आपको जानना है, आपके पास कोई अज्ञात वस्तु कहीं से मान लो आ जाती है, तो उसके बारे में आपको जानना है। इसका द्रव्यमान कितना है, इसका रंग कैसा है, इसका घनत्व कितना है, इसके क्या क्या गुण है, क्या ये पिघलता है तो कितने टेम्परेचर पर पिघलता है, या इसको लंबा कर सकते हैं खींच कर क्या, या इसको ठोकने से टूट जाएगा क्या। ये सब प्रॉपर्टी उसकी, या ये सब उसके गुण कहाँ से पता चलेंगे हमको? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान के जो तत्व हैं, विज्ञान के नियमों का उपयोग करके हम इसके गुणों के बारे में हम जान सकते हैं या गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में विज्ञान को ऐसा भी कहते हैं वी प्लस ज्ञान, मतलब ये विशुद्ध ज्ञान, है ना। विशुद्ध ज्ञान मतलब विज्ञान भौतिकी की वह शाखा, विज्ञान वह शाखा है पूरे विषयों की, भौतिकी की नहीं, है ना। जितने विषय हम पढ़ते हैं तो विज्ञान वह विषय है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है, क्या क्या उसके गुण हैं, उसकी जानकारी, मतलब किसी वस्तु की जानकारी हमको विज्ञान से होता है। जैसे हम स्पेस में कोई घटनाएं हो रही है, अंतरिक्ष में कोई घटनाएं हो रही है, उसको कौन हमको उपलब्ध कराता है? विज्ञान। विज्ञान मतलब वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मतलब जो रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ से हमको ये सब जानकारी मिलती है। तो ये पता चल गया यहाँ पर विज्ञान सेंटिया लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है जानना, इंग्लिश में टू नो। अब यहाँ पर विज्ञान को शुरू में दो भागों में बांटा गया था, एक तो भौतिकी और दूसरा जीव विज्ञान, है ना। विज्ञान को प्रारंभ में दो विषय में या दो प्रकार इसका बनाया गया था। एक तो भौतिकी था, यहाँ पर दूसरा जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान आप लोग पढ़ते ही हैं। तो भौतिकी या फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड है ना, इसकी जो उत्पत्ति है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है।
फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर, है ना। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, नेचर अर्थात प्रकृति। तो इसके आधार पर इसकी एक परिभाषा यहाँ पर दी गई, भौतिकी वह विषय है जिसमें हम प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। भौतिकी वह विषय है जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इसकी एक और परिभाषा है द्रव्य व ऊर्जा के अंतर्गत इनकी अंतःक्रियाओं, है ना। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। द्रव्य समझते हैं आप, द्रव्य मतलब वे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है ना। जनरली जो भी पदार्थ हमारे आसपास हम देखते हैं, छूते हैं, पता चलता है, तो वो द्रव्य है। वायु भी एक द्रव्य आप जानते हैं, क्योंकि उसका भी द्रव्यमान होता है। तो द्रव्य व ऊर्जा तथा इनकी अंतःक्रिया मतलब इनके बीच का इंटरेक्शन, मतलब द्रव्य और ऊर्जा। आप लोग आइंस्टीन है ना, महान वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण बहुत ही खतरनाक फार्मूला कह सकते हो इसको। E बराबर m/c², है ना। E यहाँ पर ऊर्जा है, m द्रव्यमान, c क्या है यहाँ पर? प्रकाश की चाल, जो दुनिया में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल से बड़ी, मतलब प्रकाश की चाल से तेज कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब इससे तेज कुछ भी नहीं हो सकता, इससे स्पीड कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ये समीकरण क्या बताता है? द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये m का मान रख दें, c का मान तो निर्धारित होता है, कितना होता है c का मान यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर दूर जाती है? 3 लाख किलोमीटर। तो इस प्रकार E = mc², ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहलाता है। इसकी सहायता से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने भौतिकी की 2 परिभाषा देखी, इसका अर्थ देखा क्या होता है। प्रकृति कहाँ से आया है? फ्यूसिस से, है ना, नेचर, है ना। तो पहला परिभाषा क्या देखा हमने? भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकृति मतलब हमारे नेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम में कैसा बदलाव आ रहा है ना, कब क्या क्या मौसम में परिवर्तन होगा, ये सब पता चलता है। ये हमारे प्रकृति, हमारे नदी, हमारे पहाड़, पेड़, सबके बारे में पूरा जानकारी हमको उपलब्ध करा देता है। दूसरा था ये इसकी परिभाषा कि भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा इनकी अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये बेसिक बातें यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआती यहाँ पर, जिसमें हमने देखा विज्ञान क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है ना, साइंस और फिजिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे विज्ञान के आधार पर जो 2 प्रकार बताया गया था, पर हम जीव विज्ञान को यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, केवल फिजिक्स को डिटेल देखेंगे। तो फिजिक्स का जो डिटेल यहाँ पर कि फिजिक्स का शुरुआत से लेकर अभी तक, है ना, तो ये फिजिक्स की शाखाएं यहाँ पर बहुत सारी होंगी, इनको हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे भौतिकी की क्या क्या शाखाएं होती है। भौतिकी को बेसिकली यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया। पूरा जो चार्ट हम बताएंगे, पूरे चार्ट को समझेंगे यहाँ पर। एक्चुअली भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया। एक तो 1900 से पूर्व की भौतिकी और 1900 के बाद की भौतिकी। 1900 के बाद की भौतिकी मतलब जो अभी वर्तमान की भौतिकी है, ये आएगा, ठीक है। तो 1900 से पहले को क्या कहा जाता था? क्लासिकल, है ना, क्लासिकल फिजिक्स, या हिंदी में कहे तो चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आएगा। पुराना है ये,
चिर सम्मत मतलब जो बहुत लंबे समय पूर्व या लंबे समय से आ रहा है, और जो अभी वर्तमान है जिसको हम कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं, है ना। ये 1900 के बाद अभी जो चल रहा है ना। और एक्चुअली एक और अंतर यहाँ पर इसमें क्या करते थे यहाँ पर, माइक्रो मतलब जो स्थूल आकार की वस्तुओं का अध्ययन इसमें होता था। स्थूल मतलब बड़े आकार की वस्तुएं जो हमको आंखों से, सामान्य आंखों से दिख जाती है ना। हमारे आसपास जो दिखती है वो सब स्थूल वस्तुएं होती हैं, जबकि इसमें क्या करते थे, माइक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो सामान्य आंखों से हमको नहीं दिखता है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या विशेष माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर फिर क्लासिकल, आप लोग एक और दोनों में अंतर क्या समझ सकते हैं, है ना। जैसे क्लासिकल सॉन्ग तो आप लोग जानते होंगे, वो जो बहुत लंबा राग निकाला करते थे हमारे सिंगर, है ना, क्लासिकल सॉन्ग। और अभी जो पॉप सॉन्ग जानते हो या मॉडर्न सॉन्ग जो जानते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे म्यूजिक या डिजिटल म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं जो में बहुत लोकप्रिय है, जो लोगों में आजकल के फैशन में बना हुआ है। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो ये ओल्ड फिजिक्स है, क्लासिकल है, बहुत पहले का है, हालांकि ये बेस है, यहीं से जो मॉडर्न फिजिक्स का फंडामेंटल वहीं से आया है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो क्लासिकल फिजिक्स को। फिर यहाँ पर इसके बहुत सारी शाखाएं, यहाँ पर कुछ मेन शाखाओं की बात करेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैकेनिक्स या यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व, है ना। मैकेनिक्स में क्या क्या यहाँ पर मोशन के बारे में पढ़ते हैं पूरा, घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के बारे में पढ़ा जाता है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, श्यानता। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जो उसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मतलब गति का कारण क्या है, क्यों किया जाता है गति से संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं, वो सब ये सब में आएगा। और जैसे यदि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी में आएगा ऊष्मा एवं ताप, है ना। किसी पदार्थ की ऊष्मा या ताप क्या होता है उसका पूरा डिटेल, है ना। इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, ऊष्मा इंजन क्या होता है ना। जो इंजन है जो ऊर्जा लेकर कार्य करता है, जैसे वो कोई भी बड़ी बड़ी जो गाड़ियों से लेकर एयर जो फ्लाइट है उनके इंजन की बात करें या ट्रेन के इंजन की बात करें, तो वो सब थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें ऊष्मा के आधार पर गति का अध्ययन किया जाता है। और फिर यहाँ पर है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी मतलब प्रकाश। अब प्रकाश तो इतना खतरनाक चीज़ है कि ये यदि गायब हो जाए तो अंधेरा, है ना। बिना प्रकाश के देख सकते हो किस चीज़ को, नहीं देख सकते, ठीक है। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत यहाँ पर प्रकाशिकी मतलब प्रकाश क्या होता है, किससे बना होता है, इसके क्या तरंग प्रकाश की इसमें आएगा, किरण प्रकाश की भी आएगा। उसके साथ साथ प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव खैर इसमें नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो अभी मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। तो ये सब। इसके अलावा यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, प्रेरकत्व है, ट्रांसफार्मर है, एसी सर्किट है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो इधर का जो पार्ट है ये यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, और इस तरफ जो है वो मॉडर्न फिजिक्स, है ना, या आधुनिक भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स जिसको कहा जाता है। तो ये अभी वर्तमान का है, ये इतना एडवांस हो गया है आजकल, है ना। आप लोग इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, पर इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी सारी हम मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे पढ़ाया जाता है हमारे कक्षाओं में आजकल कि हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन दिखने लगता है, वो कैसे परमाणु के अंदर नाभिक की परिक्रमा कर रहा है ये हमें दिखने का आभास होने लगता है। तो ये परमाणु के बारे में बहुत ही सारी जानकारी हमको पता चल गई है, ये हमें दिखता नहीं है फिर भी उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज हमको हो गई है। तो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स को यहाँ पर अपेक्षिकता या रिलेटिविटी, है ना, दुनिया में कोई भी गति है या विराम अवस्था है वो निरपेक्ष नहीं होती है, वो आपेक्ष होती है या किसी न किसी के सापेक्ष होती है, ये इसके बारे में पता चलता है। इसका डिटेल इसमें मिलेगा।
परमाणु भौतिकी है ना, या एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें परमाणु के बारे में पूरा परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना से लेकर परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके संबंध में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल किस प्रकार प्रस्तुत किया, वो सब है ना। नाभिकीय भौतिकी में पूरा नाभिक के बारे में अध्ययन कि नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नाभिक में क्या क्या बल पाया जाता है ना, तो वो सब इसमें डिटेल मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ठोस अवस्था भौतिकी है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आजकल इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ही देन है। इसके अलावा यहाँ पर अर्धचालक है ना, अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, आजकल जो नए नए छोटे छोटे चिप आ रहे हैं, छोटे छोटे चिप, मोबाइल में कितना छोटे छोटे चिप लगा रहता है, आप जानते ही होंगे है ना। उसका मेमोरी कम हो गया तो नया मतलब चिप लगा लो, ज़्यादा मेमोरी का रहेगा उतना ही साइज का, पर उसकी मेमोरी बढ़ी हुई रहेगी, ऐसा है। तो ये जो आजकल नए नए चिप आ रहे हैं, जिसके कारण से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनका आकार छोटा हो गया है। पहले जो रेडियो या टीवी कितना बड़ा बड़ा आता था, पर आजकल कितने छोटे छोटे टीवी और फ्लैट टीवी आने लगे हैं, तो ये सब सेमीकंडक्टर या अर्धचालक उपकरणों के द्वारा बनाए जाते हैं, इस कारण से ऐसा इनका आकार हो गया है। तो ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स है जो भी वर्तमान में प्रचलित है, ये सब का भी अध्ययन करते हैं। सारा फिजिक्स हम अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं कि इसका अध्ययन अभी नहीं करते हैं। सारा कोई वस्तु गति कर रहा है, कोई आकाश में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, तो उसको कितना फ्यूल चाहिए, कितना स्पीड इसकी होनी चाहिए, तब वो उस सीमा तक जा सकेगा। तो ये सारा चीज़, ये सभी तरफ के कॉम्बिनेशन, मतलब चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के कॉम्बिनेशन, या उनके क्या कहना चाहिए, आपसी सामंजस्य से सारा चीज़ संभव होता है या हो सकता है। तो ये इस वीडियो में हमने देखा फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, उनकी परिभाषाएं हमने देखी। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या देखा, फिजिक्स के कितनी शाखाएं या विभिन्न शाखाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने इकट्ठी की। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।